याद तेरी मक्खी वस्ती। ग्रेविटेशन क्या पढ़ रहे हैं भाई? दोनों ही बैचों में इससे पिछली क्लास में मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करी थी। किसकी बात करी थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। और अब एक लास्ट टॉपिक जो है इसमें रह रहा है, आज इसको हम लोग ख़त्म करेंगे और इसको ख़त्म करते ही फिर हम जो है इस चैप्टर को भी क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। हेडिंग लिखेंगे और फिर से एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग है, 7 स्टार हेडिंग है, सैटेलाइट। हालांकि स्टार कितने ही लगवा लो, तुम्हें स्टार से कोई लेना देना होता नहीं है, क्योंकि जब तुम एग्ज़ाम देने आते हो तो ये सब तुम भूल जाते हो कि कुछ इम्पोर्टेंट भी मार्क करवाया था, इनमें से कुछ पेपर में आ भी सकता है। ये बातें तुम्हारी खोपड़ी में घुसती नहीं। अंदर होते चलो, बाहर निकलने का ड्रामा मत करना, अंदर होते चलो। चलो 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 जल्दी। इधर सीटें खाली हैं, कहाँ? पीछे पीछे। यहाँ एक इधर बैठ जाओ, इसके साथ चल भाई अंदर हो, एक इसके साथ बैठ जाओ पीछे। आओ तो शुरुआत करें सैटेलाइट से। किससे शुरुआत करें? सवाल एकदम कॉमन सा, बहुत कॉमन सवाल, क्या होती है सैटेलाइट? अब सैटेलाइट की परिभाषा ये कहती है कि जब एक बहुत छोटी बॉडी चक्कर लगाए एक बड़ी बॉडी का, तो जो छोटी बॉडी होती है is said to be the satellite of larger body। छोटी बॉडी को बड़ी बॉडी की क्या कहा जाता है? सैटेलाइट। उदाहरण के तौर पे धरती सूरज का चक्कर लगा रही है, तो धरती बेसिकली सूरज की एक सैटेलाइट है। या चांद जो है वो धरती का चक्कर लगा रहा है, तो चांद जो है वो धरती की एक सैटेलाइट है। या हम लोगों ने बहुत सारी सैटेलाइट स्पेस में छोड़ी हुई हैं जो कि चारों तरफ घूमती रहती हैं अर्थ के, और इसलिए उनको भी नाम दिया गया है सैटेलाइट। सैटेलाइट का मतलब है कि एक छोटी बॉडी एक बड़ी बॉडी के चारों तरफ जब घूम रही हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैटेलाइट। बात करें अगर हम लोग सैटेलाइट्स की, तो सैटेलाइट बेसिकली दो वैरायटी की होती हैं। एक होती हैं नेचुरल सैटेलाइट्स और एक होती हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जिनको कि हम लोग कई बारी मैन मेड सैटेलाइट्स भी कह देते हैं। तो एक होती हैं नेचुरल और दूसरी होती हैं आर्टिफिशियल या मैन मेड। अब नेचुरल सैटेलाइट्स के बारे में सभी लोग जानते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं कि मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। किसका? तो ये नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। बहुत सारे प्लैनेट्स के एक से ज़्यादा मून है, तो वो सभी उनकी क्या है भाई? नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। लेकिन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो हैं जो इंसानों ने बनाई।
और इंसानों के द्वारा इस युग की जो शुरुआत की गई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, उसको शुरू करने वाला सबसे पहला देश था रशिया, जिसको पुराने ज़माने में सोवियत यूनियन कहा जाता था। तो रशिया ने सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च की, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। द नेम ऑफ द सैटेलाइट वाज स्पुतनिक 1। दिस वाज द फर्स्ट एवर सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय ह्यूमंस। और इस चीज़ को देख करके सबसे ज़्यादा अगर किसी देश को जलन पैदा हुई तो वो देश का नाम था अमेरिका। इस स्पुतनिक 1 के लॉन्च हो जाने के बाद में रूस और अमेरिका के बीच में एक तरीके से कोल्ड वॉर छिड़ गया। बोले आमने सामने आके सैनिकों की लड़ाई तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे। इसके तुरंत बाद फिर आनन फानन में अमेरिका ने अपनी सैटेलाइट जो है ना लॉन्च करी, और इसी के परिणाम स्वरूप जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे कैनेडी, उन्होंने अनाउंस किया था पूरी दुनिया के सामने 1961 में कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम 1970 तक चांद पर जरूर जाएंगे। और इसी के लिए उन्होंने अंधाधुंध अपोलो मिशंस लॉन्च करवाए। अपोलो 1, अपोलो 11 कामयाब हुआ था, तुम्हें पता होना चाहिए। तो 11 उसका सीरियल नंबर था, इसका मतलब उससे पहले 10 मिशन क्या हो चुके थे, फेल। दे केप्ट ट्राइंग, उन्होंने लगातार कोशिश करी। तो ये अमेरिका की बात थी। आज भी बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि अमेरिका कभी चांद पे गया ही नहीं, क्योंकि वो केवल और केवल रूस को नीचा दिखाना चाहते थे, और वो चाहते थे कि रूस अपना मेजॉरिटी जो पैसा है वो स्पेस रिसर्च में लगा दे। इसलिए उन्होंने चांद पे जाने का ढोंग किया, और अगर उन्होंने ढोंग भी किया तो वो उस बात में कामयाब रहे। जैसे ही अमेरिका चांद पे पहुंचा, रूस इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ा, और उसने भी अपने अंधाधुंध मिशन जो है ना वो क्या किए, लॉन्च किए। और एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में इन दोनों देशों ने अपना बहुत सारा पैसा गंवाया, बहुत उड़ाया था भी इन पे बहुत सारा, इन्होंने उड़ाया भी बहुत सारा। खैर, ये इनकी बात हुई। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम अगर बात करें इंडिया की, हमारा स्पेस मिशन शुरू हुआ सैटेलाइट से आर्यभट्टा 1 कह लो या आर्यभट्टा कह लो, दैट वाज द सैटेलाइट जो सबसे पहले हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने लॉन्च की। जब कभी भी आर्यभट्ट की बात आती है, कुछ लोगों का नाम याद आता है। डॉक्टर भाभा, डॉक्टर साराभाई, विक्रम साराभाई, दोनों ही पारसी थे। होमी जहांगीर भाभा भी और विक्रम साराभाई भी। आज़ादी की लड़ाई भी इन दोनों ने लड़ी, लेकिन इन दोनों ने अपना सब कुछ गंवा दिया इंडिया के लिए। इतना कुछ गंवाया इन दोनों ने कि डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की तो अमेरिकियों ने, मतलब बोलते हैं लोग, लाइव नाम नहीं लेते। एक इधर बैठेगा इसके पास, हाँ बैठ जाए इधर ही फटाक से, एक आगे आ जा जल्दी, तेरा घर सबसे बगल में है, तेरे को तभी भी टाइम का मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। सबसे लेट अंदर हो जा भाई, चल जल्दी हो। हिलाया कि इसने कैमरा पूरा हिला दिया, अबे तेरी की, ठीक है। हाँ, तो डॉक्टर भाभा की तो जान भी ले ली गई, उनको फ्लाइट में जहर दे के मार दिया गया। इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो उसी ज़माने में न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहे थे, और उनके पास एक्चुअली टेक्नोलॉजी थी, और अमेरिका और बाकी सब नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, तो उनकी तो जान ले ली गई। खैर, वो एक फ़्लाइट में थे, फ्लाइट के दौरान ऐसा हुआ। डॉक्टर साराभाई ने अपना सब कुछ, अपना फैमिली, अपनी ज़मीन, अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया इसरो बनाने के चक्कर में। ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें बेसिकली पता होना चाहिए कि तुम कहाँ से शुरू हुए और तुम किन लोगों को अपना आइडियल मानते हो। तुमको ये बात थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए, तुमको क्या पढ़ाया गया, क्या वास्तविकता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो आर्यभट्ट की जब भी हम लोग नाम लेते हैं, आज भी अगर तुम गूगल पे टाइप करोगे द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, तो तुमको वैज्ञानिक मिल जाएंगे साइकिलों के ऊपर इस सैटेलाइट को ढोकर लेके जाते हुए, बैलगाड़ी के अंदर इस सैटेलाइट के पार्ट्स को ढोकर लेके जाते हुए। तो हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत करी थी, साइकिल के कैरियर पे रख के हम लोग सैटेलाइट्स को लेकर के आए, श्रीहरिकोटा तक उन सारे पार्ट्स को पहुँचाया गया। उसके बाद में उनको वहाँ पे असेंबल किया गया और इंडिया ने अपनी सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च की। मज़े की बात यहाँ पे ये है, ये उस ज़माने की बात है, जिस ज़माने की ये बात है आर्यभट्ट वाली। इस ज़माने से पहले हमारे देश के एक बहुत ज़बरदस्त प्रधानमंत्री रहे थे पंडित नेहरू।
लोग सब उनको चाचा नेहरू बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये उस समय की बात है जब पंडित नेहरू के कपड़े धुलने के लिए लंदन जाया करते थे प्लेन से। जब पंडित नेहरू सिगार पीते थे तो वो सिगार स्पेशली लंदन से आया करता था और सिगार लाने के लिए भी प्लेन जाया करता था। ये वही सरकारें हैं जिन्होंने अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाए, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए एक प्लेन मुहैया ना करा पाए कि वो सैटेलाइट को एक जगह तक लेके आ पाएँ। दैट इज़ बेसिकली द हार्श रियलिटी ऑफ योर पॉलिटिक्स एंड द सो कॉल्ड कांग्रेस। दैट इज़ द रीज़न डॉक्टर भाभा को न्यूक्लियर वेपन बनाने की अनुमति दी गई नेहरू की तरफ से 10 साल के बाद, और उस अनुमति को नेहरू के मरते ही छीन लिया गया इंदिरा गांधी से। इंदिरा गांधी ने वो अनुमति वापस से छीन ली और कहानी खराब हो गई। तो ये तुम्हारे एक्चुअली देश की सच्चाइयाँ हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। इधर आ जाए, इधर ही एक सीट बची है। तो भी कभी ज़िंदगी में सांप पे मत आइयो भाई। 8:20 हो गई। बात को समझ में आई? ये हिंदुस्तान की बेसिकली पॉलिटिक्स है और इस तरीके से हमेशा से चली है। लोगों को गुमराह किया गया, अपने ऐशो आराम का पूरा ख्याल रखा गया और जो है लोगों की ऐसी कम तैसी की गई। खैर, हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे पाकिस्तान की भी। नहीं, इनसे तुम्हें सीख लेनी चाहिए। जब भी कोई स्टेट फेल होता है तो उससे सीख लेनी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम स्पार्को, तुम्हें जान के बहुत हैरानी होगी, इंडिया से पहले शुरू हो गया था। इंडिया से पहले शुरू हो गया था और पाकिस्तान ने अपनी पहली सैटेलाइट इंडिया से पहले लॉन्च कर दी थी। इंडिया उसके बाद में चला। तो उस समय तक पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहती थी, इसमें कोई दो राया है ही नहीं। वो तुमसे आगे थे, तभी तो इंडिया ने आनन फानन में अपनी भी लॉन्चिंग करी। तुम्हें ये बात भी बहुत अच्छे से यहाँ पे समझनी चाहिए कि कांग्रेस की नीतियों की वजह से पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाने में कामयाब रहा। कांग्रेस की फेल नीतियों की वजह से पाकिस्तान ने हमसे पहले न्यूक्लियर बम बना लिया था। और कांग्रेसी हमेशा से इस पक्ष में रहे थे कि हिंदुस्तान को न्यूक्लियर बम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो शांति प्रिय देश हैं, हम तो अमन चाहते हैं। अमन जो है ना वो मुफ्त में नहीं आया करता। सोच के देख, आज पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम बनाने के बाद तुमने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी 1999 का कारगिल वॉर, जिसमें पाकिस्तान हारा। उस समय पाकिस्तान को अगर ये पता होता कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम नहीं है और उसके पास था, तो क्या तुम्हें आज भी ऐसा लगता है तुम वो वॉर जीतते? वो तुम्हारे ऊपर मिनट से पहले न्यूक्लियर बम फेंक देता। वो केवल इसलिए नहीं फेंक पाया क्योंकि उसको पता था कि तुम्हारे पास भी है। और ये काम करवा पाए कौन? अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा के प्रधानमंत्री, जो 1996-7 में प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा अमेरिकियों को मैं देख लूंगा। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उन्होंने बोला भाई बना बम तो बहुत जरूरी चीज़ है अब, क्योंकि पड़ोसी ने बना लिया तो अब तो बनाना ही पड़ेगा। ये नीतियां तुम्हें पता होनी चाहिए। आंख बंद करके जो वोट डाले आते हो ना उठा के, ये थोड़ा सा इतिहास जरा पढ़ना बहुत जरूरी है तुम लोगों का। खैर, पाकिस्तान की बात वहां से खत्म कर दें। पाकिस्तान ने पहली सैटेलाइट हमसे पहले लॉन्च करी। अब मजे की बात यह है कि उस दिन से लेके आज तक टोटल 3 सैटेलाइट लॉन्च कर पाया है। कितनी? टोटल 3 सैटेलाइट पाकिस्तान आज तक लॉन्च कर पाया, क्योंकि इसके बाद में पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो एक्टिवेट हो गए। 1970 के बाद में पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तान में बाकी के धर्मों का रहना मुहाल कर दिया और उनका सारा फोकस एक ही चीज़ पे चला गया, बम बनाने पे। सैटेलाइट कहीं पीछे छूट गई, लेकिन इंडिया ने डेवलपमेंट को चुना और इंडिया ने एक साथ 103 सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। एक ही बार में कितनी सैटेलाइट लॉन्च? 103। इंडिया का इसरो अब क्या कर रहा है वो तुम जानते ही हो। हमने मंगल मिशन लॉन्च कर दिया। चंद्रमा के साउथ पोल पे तुम अभी अभी उतरे ही हो, हम सब ने देखा ही था। ये हमारे मिशन है। कल गगनयान की सफल परीक्षण हुई है, गगनयान जाने को है। ऑपरेशन आदित्य L1 हो चुका है। इंडिया स्पेस में अपना स्पेस सेंटर बनाना चाहता है, उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा है। ठीक है, पाकिस्तान सैटेलाइट लॉन्च करने की भी नहीं सोच रहा है, क्योंकि अब सोचने के लिए क्या नहीं बचे? पैसे। तो पाकिस्तान केस स्टडी करने के लिए बहुत अच्छा देश है कि कहाँ से तुमसे पहले शुरू हुआ और कहाँ तुमसे पिछड़ गया। तुम या तो डेवलपमेंट चुन सकते हो या एक्सट्रीमिस्ट, एक ही चीज़ चलेगी, दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चलती। इस बात को हमेशा याद रखो, या तो आगे बढ़ोगे या पिछड़ जाओगे। खैर, इंडिया वहाँ से यहाँ आ गया, इसकी कहानी अब तुम्हारे सामने ही है। और इंडिया अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। इंडिया एक बार में लगभग 180 सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता है, एक ही झटके में, और इसकी तैयारी चल रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, इन 103 सैटेलाइट में 3 या 4 ही हमारी थी बस।
हमारी तो अपनी 3 या 4 ही सैटेलाइट थी, बाकी तो बाकी देशों की थी। अब बाकी के देश हमसे सैटेलाइट लॉन्च करवाते हैं क्योंकि इंडिया से सैटेलाइट लॉन्च करवाना सस्ता है। हम कम कॉस्ट में, ये सारे जितने पर भी भूखे नंगे देश हैं हमारे चारों तरफ, बहुत सारे भूखे नंगे देश हैं ना हमारे चारों तरफ, छोटे छोटे, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ताइवान, तुइवान, इवन अमेरिका भी। हमने इसमें अमेरिका भी सैटेलाइट लॉन्च करी थी। अब हम सब देशों से पैसा ले रहे हैं और हम इन सब की सैटेलाइटों को क्या कर रहे हैं, लॉन्च। ये हमारा स्पेस प्रोग्राम है जो आज यहाँ पे पहुँचा हुआ है। हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो फास्टेस्ट है, पता है तुम्हें इस बात का। और हम ब्रह्मोस मिसाइल को बेचते हैं दुनिया को, हम बनाते हैं और उसको पूरी दुनिया को क्या करते हैं। जबकि तुम्हारे से पहले शुरू हुआ देश पाकिस्तान कोई मिसाइल नहीं बना पाया। तुम्हें लगेगा कि इन पे बहुत सारी मिसाइल हैं, लेकिन वो सारी मिसाइल इनको उसने दी हैं, किम जोंग उंग ने, जो तानाशाह है। मिसाइलें उसकी हैं, उन पे रीपेंट करके इन्होंने अपना नाम लिख रखा है। इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। पूरे पाकिस्तान से एक वैज्ञानिक ने आज तक सुई की नोक भी डिस्कवर नहीं की। ये सिर्फ इस्तेमाल करना जानते हैं, दुनिया को देना नहीं जानते। अभी मोबाइल डिस्कवर कर दो, तुरंत यूज कर लेंगे, लेकिन इनके बस का वो नहीं है। हाँ, जो अच्छी चीज बनाओगे उस पर बम जरूर मार देंगे, उसमें एक्सपर्ट हैं साले। बम तो ऐसा मार देंगे, बोले बम सटीकता से मारते हैं। और देखो, इसके अलावा भी सैटेलाइट और 2 वैरायटी की होती हैं। और ये वैरायटी कौन कौन है? एक होती है पोलर और दूसरी होती है जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस। या तो कह दो पोलर या कह दो जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस। आओ एक एक करके जरा समझते हैं क्या मायने हैं इसके। पोलर सैटेलाइट, दे रोटेट अलोंग द पोल्स। ये धरती के पोल्स के चारों तरफ भाई रोटेट होती हैं। मतलब धरती अगर ऐसी है तो पोलर सैटेलाइट ऐसे रोटेट होती है, यूं ऐसे। धरती के किसी भी हिस्से पर से एक दिन में 24 घंटे में 2 बार पास होती है, तो उस पूरे हिस्से की फोटो ये खींच सकती है। जो तुम पूरी धरती की फोटो बनाते हो वो इन्हीं सैटेलाइट्स की मदद से बनाते हो। उन सभी हिस्सों की तस्वीरों को जोड़ करके पूरी किसकी इमेज बनाई जाती है? अर्थ की इमेज बनाई जाती है। क्योंकि पोलर सैटेलाइट बहुत सारे देशों के ऊपर से उड़ती है, इसलिए इसको लॉन्च करने के लिए हमको उन देशों की परमिशन की ज़रूरत होती है। ऑब्वियस सी बात है, हम पाकिस्तान जैसे देश को एक ऐसी सैटेलाइट लॉन्च करने का परमिशन नहीं दे सकते जो इंडिया के ऊपर से भी उड़े, क्योंकि वो तो कर दें काम तमाम जो है तुम्हारा ना। इसलिए ये सैटेलाइट बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्च कराती हैं। इन सैटेलाइट्स का मतलब होता है ग्लोबल वेदर फोरकास्ट कर पाना, पूरी दुनिया के मौसम पे नज़र रखना। ये इन सैटेलाइटों का टारगेट होता है। पूरी दुनिया के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं वो जो आपस में बात करते हैं, तुमने कई बार बॉलीवुड मूवीज़ में नाम सुना होगा हॉटलाइन। तो वो हॉटलाइन इन्हीं पोलर सैटेलाइट्स के ऊपर काम करती है। चाहे इंटरनेट का नेटवर्क बिल्कुल ठप हो जाए, इनके जो मोबाइल हैं वो डायरेक्ट सैटेलाइट से चलते हैं। अगर तुमने कुछ हॉलीवुड मूवीज़ में देखे हो तो सैटेलाइट फ़ोन भी अवेलेबल होते हैं। इंडिया में प्रचलन नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ तो बड़े आसानी से उनको जो है ना लेकर के जो है ना घूमते हैं सैटेलाइट फ़ोन्स को, जिनसे डायरेक्ट कॉल लग जाती है। चाहे तुम कहीं पर भी क्यों ना पड़े हो, तभी भी तुम्हारी कॉल लग जाएगी। तो ये तो होती हैं पोलर सैटेलाइट। ये एक देश के लिए ज़्यादा काम की नहीं होती हैं। काम की कौन होती हैं? जियो स्टेशनरी। अब बात को समझो, जियो का मतलब होता है अर्थ और स्टेशनरी का मतलब होता है एट रेस्ट। मतलब कहने का ये है, ये ऐसी सैटेलाइट होती हैं जो अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे होती हैं। अर्थ के रेस्पेक्ट में किस पे होती हैं? अब दिमाग लगा के सोचियो बहुत ध्यान से। मेरे रेस्पेक्ट में अभी तुम सब लोग किस में हो? क्यों? क्योंकि मैं भी धरती पे हूं और तुम भी। क्योंकि अगर धरती घूम रही है 10 मीटर पर सेकंड से, तो मैं भी कितने मीटर पर सेकंड से घूम रहा हूं? और अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से घूम रहा हूं तो तुम भी कितने से घूम रहे हो? इसलिए दोनों की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। ये मतलब है कि ये रेस्ट पे होती है। मतलब जैसे मान ले
मैं अर्थ पे हूँ, मेरे को दिख रही है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये पंखा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो ये मेरे को हर समय यहीं पे दिखाई देगा, ये मेरे को हर समय यहीं पर दिखाई देगा। इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। मतलब दे आर एट रेस्ट with respect to an observer on earth। अर्थ पर अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसके रेस्पेक्ट में ये हमेशा किस में होती हैं? रेस्ट में। तुम लोगों ने इनका यूज देखा होगा, मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। तुम्हारे घर पे टाटा स्काई वगैरह लगे होंगे, कोई भी वीडियोकॉन, D2H, एयरटेल DTH कुछ तो लगा होगा ना। उन सबके जो एंटीना है, सबकी मुंडी देखना एक ही तरफ है, सबकी मुंडी, जितने किसी भी कंपनी का हो, मुंडी सबकी कहाँ है? एक ही तरफ। कारण उसका क्या है? उसको सिग्नल कौन भेज रहा है? ऊपर हवा में कोई सैटेलाइट है। अच्छा, सबकी मुंडी एक ही तरफ है, इसका मतलब है वो सैटेलाइट हर वक्त उसी की तरफ मुंह किए हुए। अगर सैटेलाइट अपनी पोजीशन बदल रही होती तो तुमको एंटीना की पोजीशन भी क्या करनी पड़ती? चेंज। लेकिन वो तो तुम्हें बदलनी नहीं पड़ रही। इसका मतलब उस एंटीने के रेस्पेक्ट में वो सैटेलाइट किस पे? रेस्ट। ये बिल्कुल ऐसे है कि ये तुम वो धरती पे, ये तुमने लगाया एंटीना, ये रही सैटेलाइट, अब धरती घूम रही है तो धरती के साथ सैटेलाइट भी घूम रही है, इसलिए उसकी पोजीशन क्या नहीं हो रही है? चेंज। इस तरीके की सैटेलाइट्स को क्या कहा जाता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। क्या कहा जाता है इनको? ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो एग्जैक्टली 24 घंटे होता है, धरती के साथ ही एक चक्कर पूरा करते हैं। इनकी जो सेंस ऑफ रोटेशन होती है इज सेम एज दैट ऑफ अर्थ। मतलब कहने का ये है कि धरती अगर ऐसे घूम रही है यूं, तो ये भी कैसे घूमेगी? बिल्कुल ऐसे। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाने के लिए मिनिमम हाइट की जो ज़रूरत है वो है 36,000 किलोमीटर। इतना ऊपर लेके जानी पड़ेगी तभी जियो स्टेशनरी बनेगी। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर मैं बताऊं तो ये होती है 35,400 किलोमीटर। हाँ ना बोलो भाई। इसका इस्तेमाल किसी भी देश के मौसम को देखने में, रिमोट सेंसिंग में। किस में? रिमोट सेंसिंग क्या होती है? रिमोट से टीवी चलाना नहीं होता रिमोट सेंसिंग। पहले क्या होता था कि धरती के नीचे क्या है ये पता लगाने के लिए गड्ढा लेके खोदना पड़ता था। आज की तारीख में सैटेलाइट से ही वेव फेंकी जाती हैं, वेव रिफ्लेक्ट होकर सैटेलाइट पे रिसीव होती हैं और उन वेव्स की वेवलेंथ को पढ़ के ये पता लगाया जाता है कि धरती के नीचे क्या है। इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? रिमोट सेंसिंग। इसका इस्तेमाल करके बेसिकली बहुत सारे देश जो है ना डिस्कवर करते रहते हैं कि कहाँ तेल के भंडार हैं, कहाँ सोने के भंडार हैं, कहाँ से मज़ा आएगा। हाँ ना बोलो। हमने लिथियम के भंडार अभी ढूंढे हैं जम्मू कश्मीर रीजन में, वो इसी से पॉसिबल हो पाए। बात पल्ले पड़ी भाई, उतार डालो फटाक से। अब लिखो प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग a satellite। प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग a, इधर समझो बात को ध्यान से, ये समझने की चीज़ है, लिखने को तो कभी नहीं आता, समझ लो। जैसे मान लो ये अर्थ है और मान लो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। ये क्या है? और ये अर्थ का एटमॉस्फेयर। बोलो क्लियर है? तो इमेजिन कर लो कि एक बिल्डिंग है, जिसकी ऊंचाई अर्थ के एटमॉस्फेयर से बस थोड़ी सी ही ज़्यादा है, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर। मेरी बातों को ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूँ अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर। आई बात समझ में? लोग ना गलत मतलब निकाल लेते हैं, उनको लगेगा कि मैं कह रहा हूँ एटमॉस्फेयर के बाहर का मतलब हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर। ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत आगे तक है, एटमॉस्फेयर बहुत पहले तक है, ठीक है?
तो एटमॉस्फेयर के बाहर एक बिल्डिंग मान ली। अब हमने क्या काम किया, अपनी सैटेलाइट को यहाँ पे रखा और हमने इसको ऐसे कुछ वेलोसिटी से धक्का मारा। जब हमने इसको कुछ वेलोसिटी से धक्का मारा तो हमने देखा ये थोड़ी दूर गई और फिर अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ऐसे आकर के गिर गई। तो हमने क्या काम किया, धीरे धीरे इसको जो धक्का मारने की रफ्तार है उसको बढ़ाना शुरू किया। हमने अब थोड़ी और ज़्यादा वेलोसिटी से धक्का मारा तो ये थोड़ा और आगे गई और फिर से आके धरती पे गिर गई। धीरे 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 करके हम रफ्तार बढ़ाते गए और एक रफ्तार की वैल्यू हमको ऐसी मिली कि जिस पर अगर हमने धक्का मारा तो अब ये गिरने की बजाय इसके चारों तरफ क्या लगाना शुरू कर दे रही है, चक्कर। ऐसा तब होता है जब सैटेलाइट और धरती के बीच का जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसके बराबर हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स के। भाई हाँ ना बोलो। इसके बाद में ये सैटेलाइट धरती के चारों तरफ चक्कर काटने लगेगी अपने आप, और इसमें कोई इंजन नहीं लगा होता। ठीक वैसे ही जैसे धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर काट रही है। धरती सूरज के चारों तरफ इसलिए चक्कर काट रही है क्योंकि धरती का भी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या है, बराबर। और जब तक ये बराबर रहेगा धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती ही रहेगी, बिना किसी इंजन के, बिना किसी फ्यूल के। बात समझ में आई? अब तुमको एक और बात दिमाग में आ रही होगी कि हम सबसे ऊंची बिल्डिंग अभी तक बुर्ज खलीफा ही बना पाए हैं, जिसकी की टोटल ऊंचाई 1 किलोमीटर है नहीं अभी। तो इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाएंगे कैसे? तो फिर हम सैटेलाइट लॉन्च करते कैसे हैं? तो उसका जवाब है हम इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाते नहीं हैं। हमारे पास में कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं PSLV और GSLV। तो PSLV होते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और GSLV होते हैं जियोसिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये कुछ सेट होते हैं रॉकेट्स के और डिवाइसेस के जो पहले इन सैटेलाइट्स को इतनी ऊंचाई प्रोवाइड कराते हैं और फिर वहाँ पर जाके पहले से कैलकुलेटेड वेलोसिटी की वैल्यू को ये झटका मार के इन्हें क्या कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि सैटेलाइट रोटेट करना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। तो रॉकेट के सेट्स को PSLV और GSLV बोला जाता है, जो कि इन सैटेलाइट्स को इतनी ऊंचाई प्रोवाइड कराते हैं। मजे की बात, इंडिया के पास PSLV तो था, GSLV नहीं था। हम GSLV रशिया से उधार लेते थे। रशिया ने हर समय हर परिस्थिति में हमारा साथ दिया है। रशिया ने 1971 की वॉर में हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया है, वरना जो आज जो बाइडेन ऐसे गले लगाने को घूमता है मोदी को, इसका देश अमेरिका इतना हरामखोर किस्म का देश था कि इन्होंने और इंग्लैंड ने इंडिया से लड़ने के लिए अपने युद्धपोत भेज दिए थे। जाओ इनसे लड़ो, इन्हें मारो, ताकि ये बांग्लादेश जो कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था उसको आज़ाद ना करा पाएँ। तब रशिया ने अपना इनसे भी तगड़ा युद्धपोत भेजा था, जो कि इन दोनों के रास्ते में आके खड़ा हो गया था। एक तरफ ये थे, एक तरफ वो युद्धपोत था और उसके पीछे इंडिया था। यही कारण है कि रशिया जब यूक्रेन को पीट रहा है और लगभग 1-1.5 साल से मस्त पिटाई चल रही है, तो इंडिया रशिया के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहा। उसका केवल यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। पुराने किए हुए एहसान तो चुकाने, वो बात दूसरी है कि रूस यूक्रेन को ख़त्म कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अच्छी बात है, हम क्या करें? हमको तो रूस से क्या मिल रहा है, सस्ता तेल। हमको रूस से क्या मिल रहा है, जिसकी पेमेंट भी हम किस में कर रहे हैं, रुपीज़ में। हमारे लिए तो रूस बहुत बढ़िया है। भाई हम क्यों ईरान का वाहवाही करते रहें या सऊदी अरब की वाहवाही करते रहें या अमेरिका के कहने पे हम क्यों रूस से बिगाड़ लें? भाई हमारे को वो तेल दे रहा है, हमारे पैसों में दे रहा है, और क्या चाहिए? हमारा जो फॉरेन का जो रिजर्व है वो भी ख़त्म नहीं हो रहा। मज़े की बात आई बात समझ में? ये पॉलिटिक्स है थोड़ी, फिर लोग कहेंगे मोदी पागल है।
लोग बिना मतलब में उस बेचारे से नफरत करते रहते हैं। अरे वो ऐसे फैसले लेता है जो तुम्हारे बस की भी नहीं थी लेने। उसने मजबूर कर दिया रूस को कि रुपए में ही पेमेंट दूंगा, तेल जितना मर्जी दे दे, लेकिन पैसे किस में दूंगा। अब जरूरत किसको है? रूस को। वो मान गया, बोले ठीक है भाई साहब आप करो जो कर रहे हो, हम इसी में राजी हैं। बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? तो रूस ने हमारी हर समय बहुत मदद करी है। अच्छा, ये वेलोसिटी मैंने तुम्हें अभी क्या बोला 2 मिनट पहले कि एक वेलोसिटी की वैल्यू हमें चाहिए जिससे हम इसको धक्का मारें तो ये अपने ऑर्बिट में क्या करना शुरू कर दे? रोटेट करना। उस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं भाई? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी? अगर देख ध्यान लगा के बनाना चाहूं तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट अ सैटेलाइट into its ऑर्बिट। वो कम से कम वेलोसिटी जो मुझे चाहिए ताकि मैं एक सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में भेज सकूं, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी। उतार डालो फटाक से। केशवन्ना तो अभी भी मेरा दोस्त है। खैर केशवन्ना हमारे संग वॉलीबॉल खेलने फंस गया, छुट्टी की बेल बज गई, सुबह सिंह ने सीटी मारी, बोले आ जाओ। हमने कहा अभी आ रहे। हिम्मत देख रहे हो ना? मैच खत्म करके आएंगे। मैच खत्म, उन्होंने उसके बाद सीटी मारनी बंद कर दी, स्कूल को विदा करने में लग गए। मैच खत्म हुआ, हमने बॉल जैसे दी उनको, सारे लाइन से लग जाओ सालों, सारे लगा लिए लाइन से। मेरा एक दोस्त है, वो लेफ्टिनेंट है वो आर्मी में, अविनाश यादव, शायद मैंने बताया, वो बढ़िया वॉलीबॉल खेलता था। सबसे पहले उस टाँड़ के पढ़ाए, वो इतना लंबा भाई साहब, इतना लंबा। मैडम है उसको ऐसे देखती थी। वो बहुत बढ़िया लड़का था, कोई काम नहीं करके लाता था। मैडम से कहता, मैडम देखो पिट लूंगा लेकिन कंडीशन है, मैडम थप्पड़ मारोगे, क्योंकि वो था बहुत लंबा। मैडम का हाथ जाता नहीं, मैडम कहती नीचे हो, क्या मैं नीचे नहीं होऊंगा, ऐसे मारो। बहुत ही मजा किया, बहुत ही ज्यादा मजा किया। तो सारे लगा ली लाइन से। अब सबसे पहले घूंसा पड़ा अविनाश के, वो भाई शरीर से तगड़ा था, वो भी झेल गया। मेरे भी पड़ा भाई, भगवान कसम अंधेरा सा आ गया था आपके सामने। मैंने कहा भाई, अब मेरे साइड में मेरा दोस्त केशवन्ना की इतनी सी हाइट है, हाँ अभी भी यहां तिलक लगा के आता था लाल रंग का, साउथ इंडियन। तो केशवन्ना की भी घूंसा पड़ा। जैसे ही केशवन्ना की घूंसा पड़ा, केशवन्ना फ्लैट। साले को साइकिल पे डाल के लाया मैं छुट्टी में। मैं तू साले कल से वॉलीबॉल नहीं खेलेगा, वॉलीबॉल तू खेल रहा है, जान मेरे पैरों पे लग रही है जबरदस्ती खाना खाम में। ये बचपन अब तुम नहीं जी सकते। तुम्हारे स्कूलों में पिटाई विटाई होती ही नहीं होगी? होती है? कम होती है, ज्यादा होती है? हमारे यहाँ तो रोज ही था प्रसाद मिलना। जिस दिन प्रसाद ना मिले उस दिन अच्छा ही नहीं लगता था। चलो, अब जो सो रहे थे वो नींद खुल गई होगी। कुछ लोग आगे बैठ के सो रहे थे मस्त। ये लास्ट टॉपिक है, ये और पढ़ लो। डेरिवेशंस ऑफ, फिर से लगा लो 7 सितारा। और फिर से वही वाली बात, सितारे वितारे लगाने का तुम पे कोई असर नहीं होता, तुम बस इनको लगा लेते हो, लिख के चले जाते हो, याद बात तो करते हो नहीं। लेकिन ये 3 डेरिवेशन है एक लाइन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। आओ शुरू करते हैं, लिख लो, हेडिंग लिख लो एकदम। देखो, तो जैसे ये मान लेते हैं ये अर्थ है, और हम मान लेते हैं यहां पे एक सैटेलाइट है जो घूम रही है। सैटेलाइट का मास स्मॉल m ले रहे हैं और अर्थ का मास कैपिटल M। बोलो सही है? या एक काम करो, इसको मिटा ही लो, अर्थ का मास कैपिटल M है, सबको पता ही है। सेंटर से अर्थ की रेडियस मान लेते हैं r, और इस सैटेलाइट की जो हाइट है, ये हाइट मान लेते हैं h। तो ये जो दूरी है इसको मान लेते हैं स्मॉल r,
सो ऑब्वियस सी बात है स्मॉल आर बराबर होगी कैपिटल आर प्लस, बोलो सही है। सबसे पहली डेरिवेशन जो हम लोग करेंगे वो कर लेते हैं बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी की। किसकी डेरिवेशन? वी नॉट। डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली डेरिवेशन कर लेते हैं किसकी? ऑर्बिटल। अच्छा एक बात बता, जब सैटेलाइट इसके चारों तरफ घूमेगी तो मैंने अभी अभी तुम लोगों को एक बात बताई थी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, कौन सी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होनी चाहिए किसके? अरे भाई हाँ ना बोलो। अब देख, इस सैटेलाइट का मास अगर m है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी लगेगी? और ऑर्बिटल वेलोसिटी को मैं क्या मान रहा हूँ? वी नॉट। तो मैं ले लूँगा एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन में स्मॉल आर, क्योंकि इस सैटेलाइट की अर्थ के सेंटर से दूरी कितनी है? स्मॉल आर। बोलो सही है। बराबर में होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लगेगा कैपिटल जी इंटू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय दूरी का स्क्वायर। तो दूरी है स्मॉल आर का, एम ने एम को आर ने, तो वी नॉट का स्क्वायर क्या आया? जी एम बाय, तो वी नॉट का फॉर्मूला क्या आ गया? अंडर रूट जी एम बाय। बोलो सही है भाई। अच्छा साथ के साथ अगर चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा इसको थोड़ा छोटा कर लूँ, हाँ, तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि वी नॉट बराबर अंडर रूट जी एम बटे में आर जमा में एच। बोलो लिखा जा सकता है? हाँ ना बोलो। अंडर रूट आर जमा में एच, ये किसकी डेरिवेशन हो गई? ऑर्बिटल वेलोसिटी की। अब सुनो, अगर ये हो गई तो अगली भी बड़े प्यार से हो जाएगी, क्योंकि सारी कनेक्टेड हैं आपस में। सेकेंड डेरिवेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी के बाद टाइम पीरियड। किसकी डेरिवेशन भाई? देखो, यूजिंग डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू। अब देखो, ये सैटेलाइट जब इसके चारों तरफ घूमेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? मेरे हिसाब से ये दूरी तय करेगी 2 पाई आर। कितनी दूरी तय करेगी? इसकी स्पीड है ऑर्बिटल वेलोसिटी और टाइम क्या है? तो टाइम का फॉर्मूला आएगा 2 पाई आर अपॉन में, तो इसका मतलब वी नॉट की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दें, ये वाली वैल्यू पुट करते हैं तो डिवाइड बाय अंडर रूट जी एम अपॉन आर होगा, तो इनटू में क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर बटे में। बोलो सही है। अच्छा एक बात सोच के बोलो, इस आर को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना चाहता हूं, तो स्क्वायर होके अंदर जाएगा ना, तो अंदर पावर क्या बनेगी? अंदर पावर बनेगी आर का बटे में। बोलो सही है। तो एक तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आ गया तुम लोग का, और इसमें फिर से मैं ऐसे भी लिख सकता हूं स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर प्लस एच का होल क्यूब बटे में, मुझे लगा नहीं तो मैं आया। बोलो क्लियर है। ये डेरिवेशन हो गई किसकी? टाइम पीरियड की। साथ के साथ एक डेरिवेशन और इसमें हम लोग करेंगे, और ये डेरिवेशन होती है हाइट की। किसकी डेरिवेशन? देखो कुछ नहीं करना, ये वाली जो इक्वेशन है टाइम की, इसको स्क्वायर कर दो। इस इक्वेशन को अगर मैं लेट कर लूँ इक्वेशन नंबर ए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्वायरिंग इक्वेशन ए। बोलो सही है। अगर इसको स्क्वायर कर लूँ तो टाइम का स्क्वायर इंटू आर प्लस एच का अपॉन में जी एम। बोलो सही है। टी स्क्वायर जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर बराबर आर प्लस एच का, अरे मुझे लगा नहीं तो मैं आया, दोनों साइड क्यूब रूट ले लो तो ये बचेगा आर प्लस एच बराबर जी एम इंटू में टी स्क्वायर
अपॉन में 4 पाई स्क्वायर की पावर 1 बाय, और h का फॉर्मूला आएगा GMT स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस r। बोलो क्लियर मेरे भाई? मतलब कहने का ये है कि अगर पहला फॉर्मूला डिराइव हो गया तो बाकी के दोनों इससे क्या हैं? कनेक्टेड है। हाँ ना बोलो? उतार डालो फटाक से, 3 जल्दी है। खैर, अब सवाल ये तुम्हारी स्क्रीन पे लिखा हुआ है भाई, आओ। ये वो सवाल हैं जो हम लोग छोड़ के आगे बढ़ गए थे। कहता है जो मास है जुपिटर का वो इतना किलो है और सूरज का जो मास है वो इतना किलो है। जो जुपिटर की दूरी है सूरज से वो इतनी है। कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो जो कि सूरज लगा रहा है जुपिटर के ऊपर, और ये मान लो कि जुपिटर एक सर्कुलर ऑर्बिट में अगर घूमता है तो जुपिटर की स्पीड भी निकालो। हर न्यूमेरिकल को करने का पहला स्टेप, सबसे पहले लिखो गिवन क्या है। तो गिवन ये है, सुनो, जुपिटर का जो मास है 1.9 इंटू 10⁻20 ये दे रखा है, और जो सूरज का मास है वो 1.99 इंटू 10⁻30 kg दे रखा है। कहता है जो जुपिटर की और सूरज की दूरी है वो 7.8 गुणा 10⁻11 मीटर है। कह रहा है कितना फोर्स लगेगा। क्या ये सवाल बहुत ही आसान है? क्या ये सवाल बहुत ही आसान है? आओ जरा इधर देखें क्या कह क्या रहा है ये। जुपिटर सूरज दोनों के बीच की दूरी भी है, इसका मास भी है, इसका मास भी है। कह रहा है इन दोनों के बीच में कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स होगी? कैपिटल जी मास ऑफ जुपिटर मास ऑफ सन डिवाइड बाय आर का। अरे बोलो सही है क्या? तो फोर्स हो जाएगी जी की वैल्यू जुपिटर का मास, सूरज का मास डिवाइड बाय दूरी का स्क्वायर। बोलो सही है भाई? क्या ये फोर्स आ जाएगी? हाँ ना बोलो? क्या ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? फोर्स की। अब सुनो, ये तो इजी पार्ट था, कैलकुलेशन मुश्किल है। अगले पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर मैं ये मान लूं कि जुपिटर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है सूरज के चारों तरफ, तो ये कह रहा है स्पीड निकालो जुपिटर की। क्या कह रहा है? जुपिटर की क्या निकालो? क्या निकालो? अब सुनो, जुपिटर की स्पीड ऐसे निकलेगी, जुपिटर जब सूरज के चारों तरफ घूम रहा है तो जुपिटर पे एक फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स? और ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होनी चाहिए? तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो जुपिटर पे लग रही है उसका फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ जुपिटर इनटू में वेलोसिटी का स्क्वायर बटे में बराबर में जी मास ऑफ जुपिटर मास ऑफ सन बटे में आर का। जुपिटर के मास से जुपिटर का मास, आर से आर कटा, वी स्क्वायर बराबर आ जाएगा जी एम एस बाय। क्या यहां से वेलोसिटी निकल जाएगी? हाँ ना बोलो? क्या यहां से वेलोसिटी निकल जाएगी? अरे बोलो सही है क्या? उतार डालो फटाक से। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, 2 ऑप्शन दे रहा हूं तुमको, लिखते भी रहो सुनते भी रहो साथ के साथ। इसके जो बाकी के क्वेश्चन बचे हैं इस फाइल के, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बचे हैं, 2-4 ही कराए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कराए हैं मैंने। इस फाइल के जो क्वेश्चन बचे हैं, एक ऑप्शन तो ये है कि उनकी वीडियो बना के ऑनलाइन डाल दूँ, जो तुम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, ताकि मंगलवार को मैं सॉलिड्स का चैप्टर शुरू कर दूँ। और अगर तुम कहते हो कि नहीं ऑनलाइन हमारे बस की बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर मंगलवार वाली क्लास में इसके जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको डिस्कस कर दूंगा। ऐसे कर लेते हैं। कितने लोग इस पक्ष में हैं कि वीडियो बना के डाल दूं? हाथ खड़े करो। ठीक है, हो गया काम। मेजॉरिटी यही है, बाकियों से पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन वीडियो बना के डाल दूंगा तो करने पड़े, लिखने हैं कॉपी में हैं। मैं तो क्लास ही ये लोग करेंगे। सर फोन देखेंगे तो
हाँ, वैसे तो तू देखता ना है ना। कहाँ देखता है? पड़ेगा बेटे तेरे आज उठते ही, देख तू। मेरे पे भी रखा है उसका कस्सी का, ये कस्सी का ही लग रहा है। कस्सी का ही है ये, बैंत। मेरे पे भी रखा है। ले आइयो, तेरे ही मारूंगा उसे उठा के। वो मेरे के उसमें ये होता है। हाँ भाई, हो गया क्या? अब एक बात बताओ, एक बात बताओ छोटी सी, क्या आज शाम तक ग्रेविटेशन पूरा याद कर लोगे? अच्छा तो ये बताओ, इसके जो क्वेश्चन बचे हैं वो कब डालूं, आज शाम को या कल? मैं तभी डालूंगा जब तुम ग्रेविटेशन याद कर लोगे। आज या कल? एक मिनट, कल शाम को डालते हैं। कल शाम तक ग्रेविटेशन पूरा याद हो जाएगा। क्वेश्चन जो अपलोड करूंगा उनको क्या कर लोगे? याद कर लोगे। अच्छा, इसीलिए बेटे नंबर नहीं आते। उनको क्या कर लोगे? सॉल्व। हम मिलेंगे परसों, दशहरा शाम को मनाएंगे।